हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार आप सभी का फूलों से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए एक और शानदार कंटेंट वाली एक शानदार दोस्तों क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नया वर्ष भी आपके लिए एक शानदार मौका और एक शानदार मौसम लेकर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस क्लास को मिल करके अंजाम देते हैं। चलिए हम अपने इस क्लास को दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपके लिए देखिएगा मोटिवेशन क्या है दोस्तों कि आज की तैयारी कल पर क्यों छोड़ दूं, मेरा इम्तिहान आने वाला है, थोड़े आलस के लिए इसे क्यों रोक दूं। दोस्तों, हमारे जीवन का हिस्सा आलस भी है। आलस क्या है दोस्तों, ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें दोस्तों रोकने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ना कि ना ही आपको रुकना है, ना ही आपको झुकना है और ना ही आपको टूटना है। बस दोस्तों, आपको क्या करना है, एक कदम ही सही लेकिन अपने सपनों के लिए दोस्तों लगातार आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, किसी एकल फेज एनर्जी मीटर में उत्पन्न क्रिम्पिंग गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, आपको क्या करना है, सुनिएगा, शेडेड बंद को समायोजित करके या डिस्क के परिधि पर होल बना करके या मीटर के स्केल में सुधार करके या उपरोक्त कोई भी इसमें से आप आंसर सही कर सकते हैं। तो सुनिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या आंसर होगा दोस्तों कि डिस्क के परिधि पर होल बना करके, यही आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है। ये क्या है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्रिम्पिंग का मतलब क्या होता है तो नोट करना मेरे भाइयों, क्रिम्पिंग का मतलब होता है दोस्तों कस कर बांधना। क्या दोस्तों, कस कर बांधना, ये क्रिम्पिंग का मतलब होता है। तो क्रिम्पिंग दोस्तों जो होती है, इसको हमें कैसे सुधारना होता है, डिस्क के परिधि पर होल बना करके इसको सुधारा जाता है। अब सुन लो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क हमें किस मटेरियल का बनाना पड़ता है, तो आपको दोस्तों ऐसे मटेरियल का चुनाव करना होगा जो दोस्तों जिसका वजन कैसा हो, लाइट वेट हो। नोट करिए दोस्तों, कैसा इसका वजन होना चाहिए, इसका वजन दोस्तों लाइट वेट होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लाइट वेट वजन वाली हम पदार्थ को डिस्क का निर्माण करने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसलिए ऐसा कहा जाता है आपको कि जो डिस्क है इसको हमें मैकेनिकल रूप से नहीं घुमाना है, इसको हमें दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से घुमाना है। इसलिए दोस्तों हमें एक ऐसे मटेरियल का चुनाव करना पड़ता है जिसका वजन दोस्तों बहुत ही कम होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम। क्या दोस्तों, एल्यूमिनियम का डिस्क आपका बनाया जाता है। और ये घूमती किस डायरेक्शन में है, ये भी दोस्तों आपको जानना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में दोस्तों जो आपका क्या होता है, इसके अंदर कौन सी कॉइल होती है दोस्तों, एक होती है प्रेशर कॉइल। कौन सी दोस्तों, एक होती है प्रेशर कॉइल और दूसरी होती है दोस्तों करंट कॉइल। तो ये जो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल है, ये क्या करते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करते हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र जिस डायरेक्शन में घूमती है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपकी डिस्क घूमती है। और जो डिस्क है दोस्तों बिल्कुल हल्की होती है। क्या होती है, बिल्कुल हल्की होती है। और एक पॉइंट और यहां से दोस्तों निकल करके आता है कि जो आपकी एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर में कौन सी स्प्रिंग नहीं होती है, कौन सा टॉर्क नहीं होता है। तो नोट करना, इसमें दोस्तों कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होती है। कौन सी स्प्रिंग नहीं होती है दोस्तों, इसमें कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होती है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में उतार लेना है। तो कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होती है, दो कॉइल होते हैं और इस कॉइल के माध्यम से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, और चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों जो घूमने का जो दिशा होता है, उसी दिशा में आपकी डिस्क घूमती है। और बताइए दोस्तों इसमें कि अगर आपकी डिस्क एक राउंड घूम चुकी तो दोस्तों कितना यूनिट माना जाता है, तो 1 यूनिट मानी जाती है। अगर एक राउंड आपकी डिस्क घूम चुकी है इस एनर्जी मीटर की, तो 1 यूनिट बिजली का मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यूनिट निकाली जाती है इसी एनर्जी मीटर के। आंसर दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ए का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों अगले प्रश्न से रूबरू कराता हूं। पढ़िएगा, परिपथ ब्रेकर का वर्किंग कॉन्टेक्ट किस पदार्थ का प्रयोग करके बनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन
क्वेश्चन है और शानदार तरीके से ही आपको क्या करना है दोस्तों, आंसर करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको कहां देखने को मिलेंगे, जब दोस्तों आप अपने मुख्य एग्जाम में बैठेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों से आपका आमना सामना होगा और आपको दोस्तों क्या करना होगा, वहां अकेले ही दोस्तों क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। परिपथ ब्रेकर का आर्किंग कॉन्टेक्ट किस मटेरियल का बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक ताम्र का, नाइक्रोम प्लस निकम का, निकल होगा दोस्तों, नाइक्रोम प्लस निकल का, या एल्यूमिना प्लस एल्यूमिनियम का, या ताम्र प्लस टंगस्टन का। तो सुनिए, जो आपका दोस्तों आर्किंग कॉन्टेक्ट होता है किसी सर्किट ब्रेकर का, तो क्या होता है वहां पे हम ऐसे मटेरियल का हमें चुनाव करना पड़ता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक हो। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो सुनिए दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपकी सर्किट ब्रेकर जो है ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करेगी, तो उस दरमियान क्या होगा दोस्तों, आर्क उत्पन्न होगा। सुनना दोस्तों, क्या उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होगी, और इस आर्क का जो तापमान होगा, ये तापमान दोस्तों बहुत अधिक होगी। तो हमें ऐसे मटेरियल का आर्क कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए जो कि इस तापमान को सहन कर सके, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, वो पिघल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ताम्र प्लस टंगस्टन का क्या बनाते हैं, आर्किंग कॉन्टेक्ट बनाते हैं। नोट करना, आर्किंग कॉन्टेक्ट बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ताम्र प्लस टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों ताम्र का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो लिखेगा 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, और टंगस्टन का दोस्तों 3422 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो लगभग दोस्तों 4500 डिग्री सेल्सियस आती है, जो कि इस तापमान को दोस्तों आराम से सहन कर सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ताम्र प्लस टंगस्टन जैसे मटेरियल को दोस्तों काम में लेते हैं, किसके लिए, आर्किंग कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे पूछे कि जो सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, परिपथ ब्रेकर होते हैं, इसमें दोस्तों जो ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि दोस्तों एक होता है मेकिंग कैपेसिटी, क्या दोस्तों, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी और दूसरी क्या होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। नोट कीजिएगा, मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये जो मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी कैपेसिटी होती है? तो नोट करना, जो आपका दोस्तों ये मेकिंग कैपेसिटी है, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी से क्या होती है, ये बड़ी होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी से। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और आपको भी क्या करना है दोस्तों, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कैपेसिटर की आधारभूत संरचना होती है। ऑप्शन पढ़ता हूं दोस्तों। पहला क्या है कि 2 स्थायी कंडक्टर के बीच इंसुलेटर, ऑप्शन बी है केवल 2 इंसुलेटर, ऑप्शन सी है केवल 2 कंडक्टर, ऑप्शन डी है 2 कुचालक के बीच कंडक्टर। तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है, इसका सही आंसर ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, केवल 2 इंसुलेटर या केवल 2 कंडक्टर या 2 कुचालक के बीच कंडक्टर या 2 स्थायी कंडक्टर के बीच इंसुलेटर। तो इसका जो सही आंसर है यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कि 2 स्थायी कंडक्टर के बीच में क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगी होती है। अब सुनना दोस्तों, जो आपकी कैपेसिटर होती है, क्या दोस्तों, जो आपकी कैपेसिटर होती है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, क्या दोस्तों, इसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो सुनिए दोस्तों, नामकरण करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर इसके बीच में जो इंसुलेटर है, अगर माइका इंसुलेटर होगा तो कौन सी कैपेसिटर बन जाएगी दोस्तों, ये माइका कैपेसिटर बन जाएगी। कौन सी, माइका कैपेसिटर। अगर ये इंसुलेटर दोस्तों पेपर है तो कौन सी कैपेसिटर बन जाएगी, तो ये पेपर कैपेसिटर का निर्माण हो जाएगा। अगर दोस्तों इसे इंसुलेटर की जगह पे क्या है, सिरामिक है, तो कौन सा कैपेसिटर बन जाएगी दोस्तों, सिरामिक कैपेसिटर। कौन सी, सिरामिक कैपेसिटर बन जाती है। तो कैपेसिटर का जो नामकरण है ये कैसे किया जाता है, इसके इंसुलेटर के नाम से हम इसका नामकरण कर देते हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस कैपेसिटर से संबंधित, कि इसकी यूनिट किसमें होती है। तो इसका दोस्तों लिखेगा, इसकी जो इकाई होती है, ये जो इकाई होती है दोस्तों, ये माइक्रोफैरड में भी हो सकती है, पिकोफैरड में भी हो सकती है, और दोस्तों नैनोफैरड में भी हो सकती है, और दोस्तों माइक्रोफैरड। और क्या दोस्तों, माइक्रोफैरड, इसकी इकाई माइक्रोफैरड,
पिको फैरड, नैनो फैरड और मिली फैरड में भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दो स्थायी कंडक्टर के बीच जो इंसुलेटर होती है, यही दोस्तों क्या होती है? इसकी आधारभूत संरचना होती है। और अगर इसके उपयोग के बारे में पूछे कि इसका उपयोग कहां कहां पे आप करते हैं, तो लिखे पावर फैक्टर सुधारने में। कहां पर दोस्तों? पावर फैक्टर को जब भी आपको सुधारना होगा तो दोस्तों आप किसका प्रयोग करेंगे? कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्पार्किंग को कम करने के लिए, नोट कीजिएगा, स्पार्किंग को दोस्तों घटाने के लिए भी हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोस्तों रिपल्स को समाप्त करने में, यानी कि इसका जो यूज है दोस्तों अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? दो स्थायी कंडक्टर के बीच इंसुलेटर, यही दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, खुला परिपथ स्थिति में सेल के दो सिरों के सापेक्ष मापित वोल्टेज को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? वैद्युत चार्ज, वैद्युत चुंबकीय बल या वैद्युत टर्मिनल वोल्टेज या पावर इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा कि वैद्युत चुंबकीय बल, यही इसका सही आंसर है। इसको आप क्या कहते हैं? ईएमएफ के नाम से भी इसी को आप जानते हैं। अब बताइएगा दोस्तों जो आपकी बैटरी है, बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, नोट करना, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप प्रयोग करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का होता है? तो आप लिखना ये एनटीसी नेचर की होती है। कैसी दोस्तों? एनटीसी, ये एनटीसी नेचर की होती है। और जो दोस्तों आपका ये बैटरी है, जो आपकी सेल है, ये सेल है दोस्तों, ये कौन सा एलिमेंट के अंतर्गत आती है? तो लिखिए दोस्तों एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आती है। कौन सा एलिमेंट दोस्तों? एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत बैटरी को रखा जाता है, जो कि दोस्तों किसका प्रकार है? इंडिपेंडेंट, नोट कीजिएगा, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के अंतर्गत आती है, यानी कि इंडिपेंडेंट सोर्स के अंतर्गत आपकी बैटरी आती है। नोट कीजिएगा इंडिपेंडेंट सोर्स किसका प्रकार है? ये एक्टिव एलिमेंट का ही प्रकार है, जो कि दोस्तों आपकी जो सेल है ये इसी के अंतर्गत आती है, एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्लिप ऑन मीटर कहा जाता है, किसको कहते हैं? टोंग टेस्टर को, क्लिप टेस्टर को, या क्लिप मीटर को, या फिर टैग मीटर को? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आप क्लिप ऑन मीटर है इसको आप और किस नाम से जानते हैं? अब देखिएगा दोस्तों जो आपका चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हो, चाहे इलेक्ट्रिकल युक्ति, एक इलेक्ट्रिकल युक्ति का कई सारे नाम होते हैं। और इसका भी दोस्तों आपको क्या ढूंढना है कि इसको भी और किस नाम से आप जानते हैं? तो सुनिए, इसको आप टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं। और ये टोंग टेस्टर क्या करता है? टोंग टेस्टर जैसे दोस्तों ये आपका एक केबल है, ये क्या है? ये एक केबल है। ये केबल दोस्तों 50 एम्पियर का करंट पास करा रही है अपने माध्यम से। तो इस करंट को हमें मापना है अगर दोस्तों क्लिप ऑन मीटर से, तो दोस्तों इस केबल को ना हमें छीलने की जरूरत है, ना हमें काटने की जरूरत है, और ना ही दोस्तों हमें क्लिप ऑन मीटर के साथ कनेक्शन करने की जरूरत है। बिना काटे, बिना छीले और बिना कनेक्ट किए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? इस करंट को माप सकते हैं। किसकी मदद से? क्लिप ऑन मीटर की सहायता से। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्लिप ऑन मीटर किस करंट का मापन करता है? तो आप लिखिएगा दोस्तों ये लाइन करंट का मापन करता है। किस करंट का मापन करता है दोस्तों? ये लाइन करंट का मापन करता है, जो कि दोस्तों लाइन करंट इस केबल में से प्रवाहित हो रही है उसी को मापती है। अब बताइए दोस्तों एक पॉइंट आप लिखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि क्लिप ऑन मीटर एसी के किस मान, यानी कि किस मान वाले करंट का मापन कर सकता है, तो लिखिएगा दोस्तों जो आपकी एसी करंट होती है, एसी करंट को दोस्तों ये 300 एम्पियर तक के करंट का ये मापन कर सकता है। अगर दोस्तों एसी वोल्टेज के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा दोस्तों ये 750 वोल्ट तक को ये माप सकती है। अगर दोस्तों ये डीसी वोल्टेज के बारे में पूछे, किसके बारे में? डीसी वोल्टेज के बारे में, तो लिखिएगा 1000 वोल्ट तक की ये डीसी वोल्टेज को भी माप सकती है। इसके अलावा और क्या चीज दोस्तों?
रेजिस्टेंस के बारे में भी अगर पूछे दोस्तों तो आप लिखेगा रेजिस्टेंस के बारे में कि दोस्तों 200 किलो ओम तक के ये प्रतिरोध का मापन कर सकती है। ये सब दोस्तों संभव कहाँ है, किसके माध्यम से, तो ये दोस्तों ये टोंग टेस्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों, ये टोंग टेस्टर के माध्यम से ये सारे मापन दोस्तों क्या है, संभव है। जो कि एसी करंट 300 एम्पियर, एसी वोल्टेज 750 वोल्ट, डीसी वोल्टेज दोस्तों 1000 वोल्ट और रेजिस्टेंस 200 किलो ओम, यानी कि इतने सारे, इन सारे राशियों को मापन करने का दोस्तों उसमें क्या होता है, ऑप्शन होते हैं जो आपके डिजिटल टोंग टेस्टर या फिर डिजिटल क्लिप ऑन मीटर होते हैं, और यही इसकी विशेषता होती है। और यही दोस्तों देखिए ये सारे ऑप्शन और कहां पे आपको मिल सकते हैं, ये दोस्तों मल्टीमीटर में, नोट कीजिएगा, ये कहां पे मिल सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको मल्टीमीटर के माध्यम से दोस्तों आप इन सभी को मापन कर सकते हैं, अगर आपके पास में क्लिप ऑन मीटर नहीं है तो ये दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन थे, 5 शानदार क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों आपकी यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए या फिर दोस्तों एमपीटीओ एग्जाम के लिए या डीआरडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाया था, ये दोस्तों कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हमें थोड़ा मोटिवेट करिए, और हम दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार से ताकि क्वेश्चन लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नया क्वेश्चन, एक नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।